आप देख रहे हैं ज़ीरो आर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, ये आपको हम फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें एक न्यूज़ एंकर, जी हां, मेरी ही बरादरी का एक व्यक्ति बहुत जज्बाजी हो गया। जी हां, आप देखिए, ये न्यूज़ एंकर जो कि इजरायली टेलीविज़न चैनल की एंकर हैं, और जब टेलीविज़न चैनल बंद होने की बात आई और अपनी ही खबर पढ़ते पढ़ते एंकर इतनी भावुक हो गई कि वो अपनी आंखों से बहते आंसू को रोक ना पाई। जाहिर सी बात है, ऐसा कई बार होता है, आंखें भर्रा जाती हैं कई खबरों को पढ़ते हुए और ज़बान लड़खड़ाने लगती है, लेकिन ये वास्तविकता है। और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीर में सेना के लेफ्टिनेंट उमर फयाज को आतंकियों ने जिस तरीके से कत्ल किया और 23 साल के इस बहादुर जवान की जिंदगी को बस बीच रास्ते में खत्म कर दिया, उससे पूरे देश में आज एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। गुस्सा है देशवासियों में। सवाल यह है कि देश के कोने कोने के बाशिंदे अब सरकार से यह पूछ रहे हैं कि आप हमेशा यह कहते हैं कि माकूल जवाब दिया जाएगा। आखिरकार यह माकूल जवाब होता क्या है और इस माकूल जवाब को देने में कितना वक्त लगेगा भारत सरकार को? इस तरह की वारदात हर भारतीय के हृदय में बस यही सवाल उत्पन्न करते हैं कि सरकारें कहती तो बहुत हैं, लेकिन करने के नाम पे सिर्फ पौबारा होते हैं। उमर फैयाज को हिजबुल मुजाहिदीन ने कत्ल किया। जम्मू कश्मीर पुलिस भले ही शक जता रही हो, लेकिन जिस तरह देश के इस वीर की हत्या की गई, वो साफ बताता है कि इस हत्याकांड में आतंकवादियों का ही हाथ हो सकता है। पुलिस के मुताबिक उमर की हत्या में इंसास राइफल का इस्तेमाल किया गया हो सकता है और पुलिस को शक है कि ये राइफल आतंकवादियों ने पुलिस से ही छीनी हो सकती है। पुलिस जांच कर रही है, इस कत्ल से जुड़े महत्वपूर्ण पहलू उजागर कर रही है, लेकिन 23 साल के इस नौजवान अफसर की हत्या पर देश की जनता का गुस्सा उफान मार रहा है। जब तक स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं मिलेंगे, कश्मीर नहीं सुधर सकता है। इससे सरकार को गोली का जवाब गोली से देना चाहिए। भारत सरकार को स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए। बहुत अन्याय हो रहा है फौजियों के साथ। उमर की हत्या के बाद खुद जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस किस्म के आतंक को कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया था। बहुत बड़ा सानिया है कि एक तरफ से जो लोग मसले कश्मीर की दुहाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ से वो कश्मीरियों को, खासकर हमारे जवान बच्चों को जो आम घरों से आते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पे जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जैसे अभी ये जो शहीद फयाज की आप बात कर रहे हैं, जिसने बहुत कम उम्र में 22 साल की उम्र में आर्मी में वो ऑफिसर बन गया और उसको कुछ सेकेंडों के अंदर बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया। सवाल ये है कि क्या सिर्फ बयान भर देने से उमर को इंसाफ मिल जाएगा, या फिर सियासतदानों को अब वाकई खड़े होकर वो फैसले लेने होंगे जो आतंक को कब्र में दफन कर दें। क्योंकि कश्मीर में हालिया आतंकी वारदातों का पैटर्न इस तरफ इशारा करता है कि अब आतंकी कश्मीर के हालात को बिगाड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए जा रहे हैं, लोगों में खौफ पैदा करने के लिए सेना और पुलिस के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है, मानो आतंकी अपनी मनमर्जी को साबित करना चाहते हैं। I think that we have to take very strong steps. This is not the first time this has happened. But this is the worst that has happened. ये कुछ उसी तरह के हालात हैं जैसे 90 के दशक में थे। 90 के आतंक ने घाटी को झुलसा दिया था, और अगर आतंक के इस दानव का सिर जल्द नहीं कुचला गया तो हो सकता है कि कश्मीर की फिजा ही राख हो जाए। टीम न्यूज़ नेशन। और आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि अब से कुछ ही देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के हत्याकांड से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। पुलिस ने उमर को किडनैप करने वाले 3 आतंकवादियों की शिनाख्त कर ली है। उनके फोटो जारी किए गए हैं। इन आतंकियों के नाम है गयास उल इस्लाम, अब्बास और इशफाक। ये तीनों हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनकी तस्वीरें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5 आतंकवादियों ने उमर को किडनैप किया और उसके बाद उन्हें गोलियों से छल्ली कर दिया था, और ऐसे में 3 आतंकवादियों के शिनाख्त हो जाने के बाद उनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। इन्हें आप देख लें, ये हैं हिंदुस्तान के दुश्मन। कश्मीर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और ऐसे में जरूरी यह हो गया है कि कश्मीर समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए।
ठोस पहल होनी चाहिए, कम से कम यह बात हर कोई आज कह रहा है। लेकिन घाटी में सरकार एक ऐसी है जो कि खुद कश्मीर समस्या के लिए सबसे बड़ी अड़चन है। दूसरी तरफ से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एक बड़ी अड़चन के तौर पर सामने आती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आज हर हिंदुस्तानी कश्मीर को लेकर एक ऐसी राय इख्तियार करता जा रहा है जहां कश्मीर में नफरत और हिंदुस्तानियों के दिल में भी नफरत है? क्या आज हर व्यक्ति यह सोचने को मजबूर है कि कश्मीर की समस्या एक बार क्यों ना समाधान कर दिया जाए, क्यों ना एक ऐसी कार्रवाई की जाए जो कठोर हो, जो ठोस हो? जाहिर सी बात है, इस तरह की बातों पर हम चर्चा बहुत कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर की समस्या पेचीदी है और इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कश्मीर के बारामूला से आई ये तस्वीरें घाटी के हालात को काफी हद तक बयां करती हैं। पुलवामा की ही तरह आज बारामूला में स्कूली छात्र उबल पड़े और नतीजा हुआ कि ये छात्र सीधे सुरक्षा बलों से जा भिड़े। जब हालात काबू से बाहर होते दिखे तो मजबूरन सुरक्षा बलों को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें कुछ छात्रों को चोट लगने की खबरें हैं। बारामूला जैसी तस्वीरें घाटी के अलग अलग हिस्सों से तकरीबन रोजाना सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि कहीं न कहीं राज्य और केंद्र सरकार चूकी, जिसका नतीजा हुआ कि स्कूली छात्रों का ब्रेन वॉश कर उन्हें पत्थरबाजी की भट्टी में झोंक दिया गया। और यही वजह है कि घाटी की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को अलग अलग विकल्पों पर विचार करना होगा। सरकार को जहां एक तरफ आतंक से सख्त तरीके से निपटना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ आवाम के अंदर दोबारा भरोसा पैदा करना होगा। साथ ही सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि कश्मीर के जो लोग या तबके तरक्की पसंद हैं, उन्हें न सिर्फ सुरक्षा मिले बल्कि उनकी सोच जन जन तक पहुँचे। जो उमर फैयाज के साथ हुआ, कुछ वैसा ही जायरा वसीम के साथ भी हो चुका है। छोटा ही सही, लेकिन ये तबका कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है। सेना में अपनी सेवाएं दे चुके रिटायर्ड जनरल भी मानते हैं कि जब तक आतंक को समझकर आवाम पूरी तरह उससे दूर नहीं होगी, तब तक घाटी में अमन की बयार नहीं बह सकती। इनको साफ तौर पे नजर आना चाहिए कि ये लोग जो हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनके दुश्मन हैं, उनके समाज के दुश्मन हैं, उनके कश्मीरियों के दुश्मन हैं। इनको किसी प्रकार की शय ना दें, लेकिन इनकी इन्फॉर्मेशन और जानकारी जल्दी से जल्दी फौज को दें, ताकि इनको जल्दी से जल्दी बर्बाद किया जाए। नहीं तो आने वाले समय में उनके लिए बड़ा जबरदस्त नुकसान होगा इन आतंकवादियों के साथ जुड़ने का। मतलब साफ है कि कश्मीर पर कोई एक नीति कामयाबी का सबब नहीं हो सकती। कश्मीर की छोटी बड़ी समस्या का अलग अलग इलाज निकालना ही होगा, क्योंकि तभी कश्मीर को दोबारा जन्नत की पहचान मिल पाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश नीति को अंजाम देने के लिए श्रीलंका पहुंच चुके हैं। श्रीलंका न सिर्फ हमारा पड़ोसी है, बल्कि सामरिक नजरिए से श्रीलंका की अहमियत कहीं ज्यादा है जब आप इंडियन ओशन की बात करते हैं। और ऐसे में जब आप हिंद महासागर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के साथ चीन के बढ़ते प्रभाव को भी रोक पाना आसान होता दिखाई देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह श्रीलंका की दूसरी यात्रा है। हालांकि इसे सांस्कृतिक और कूटनीतिक पक्ष और उस पहलू से देखा जा रहा है, लेकिन सामरिक नजरिया कूटनीति का सबसे अहम हिस्सा भी तो होता है। श्रीलंका भारत का वो पड़ोसी जो हिंद महासागर में आज सामरिक रूप से अहम जगह हासिल कर चुका है। श्रीलंका कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले एक दशक से चीन लगातार श्रीलंका में अपनी दखल बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है और चीन के इसी बढ़ते प्रभाव को थामने के मकसद से पीएम मोदी श्रीलंका यात्रा पर हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के कुर्सी पर बैठने के बाद श्रीलंका में चीन का प्रभाव कम हुआ था, लेकिन विदेशी आर्थिक मदद की जरूरत बढ़ती रही और एक बार फिर चीन श्रीलंका में अपना निवेश बढ़ा रहा है। खबरें तो ऐसी भी हैं कि कोलंबो के दक्षिण में चीन एक बंदरगाह को लीज पर लेने की फिराक में है। अगर ऐसा हुआ तो श्रीलंका में चीन के पास एक सामरिक एसेट भी होगा। वहीं दूसरे मोर्चे पर मोदी भी लगातार श्रीलंका से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। पिछले 3 साल के अंदर मोदी सरकार ने श्रीलंका के साथ संबंध बेहतर किए हैं। साल 2015 में भारत और श्रीलंका के बीच परमाणु ऊर्जा पर समझौता भी हुआ था।
साथ ही भारतीय व्यापारिक जहाजों को भी श्रीलंका में व्यापार करने के बेहतर मौके मिले हैं। भारत के लिए चीन जितना निवेश करना मुश्किल होगा, ये किसी से छिपा नहीं है और शायद यही वजह है कि निवेश के साथ ही साथ मोदी श्रीलंका में पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी इस्तेमाल करेंगे। कोलंबो में होने वाले तोरण वेसाक महोत्सव में मोदी बतौर चीफ गेस्ट हिस्सा लेंगे। साथ ही श्रीलंका दौरे पर इस बार भी 2 बौद्ध मंदिरों में पीएम मोदी का कार्यक्रम रखा गया है। Prime Minister's visit to Sri Lanka is for the Vesak Day celebrations assumes significance because this is a reflection of our shared Buddhist heritage which is spanning over centuries. अपने पिछले श्रीलंका दौरे पर मोदी तमिलों से जुड़े जाफना वॉर मेमोरियल गए थे और इस बार बुद्ध सर्किट को पूरा करने का जो पैगाम लेकर मोदी जा रहे हैं वो बहुत हद तक दोनों देशों के लोगों को करीब लाएगा। इस यात्रा के साथ शांति का संदेश है, आपसी भाईचारे और बंधुत्व का पैगाम है। इस दौरान कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी और न ही समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, लेकिन यात्रा के मकसद से साफ है कि दिल से दिल के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। वीडियो कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन पर आपने ये खबर देखी कि बिहार में चूहे शराब पीते हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि बिहार के चूहे 6 लाख लीटर शराब पी गए, जो कि पुलिस के मालखाने में रखी गई थी। अब जाहिर सी बात है, बिहार पुलिस को लग रहा है कि उनको अपनी छवि ठीक करनी पड़ेगी। भाई, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिससे यकीन हो कि बिहार पुलिस के पास रखी 6 लाख लीटर शराब चूहे पी गए। अब अपनी छवि सुधारने के लिए, अपनी तथाकथित तौर पर शराफत वाला चेहरा सामने रखने के लिए बिहार पुलिस ने शराबियों की परेड करा दी। जरा देखिए कि ज्यादतियां किस तरह से होती हैं। बेचारे चूहों का क्या दोष था, शराब ही तो पी रहे थे। कोई खड़ा है, कोई बैठा, कोई मुंह छुपा रहा तो कोई नजरें चुरा रहा है। दरअसल इन्होंने शराब पीने का जुर्म किया है और बिहार पुलिस ने इन शराबियों की परेड करा दी। 100 से ज्यादा शराबी, हर उम्र हर वर्ग के, पुरुष भी महिला भी, सबको इस परेड में शामिल किया गया। शराबबंदी को 1 साल से ज्यादा हो गए, मगर बिहार में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लग नहीं पाया। चोरी छुपे शराब की खेप बिहार पहुंचने की खबरें आती रही। लोग शराब पीते रहे। पिछले दिनों जब माल गोदाम से शराब के गायब होने की खबर आई तो बवाल और बढ़ा, क्योंकि दलील चूहे के शराब पीने की दी जाने लगी। सरकार ने मोर्चा संभाला और पुलिस को कड़ी हिदायतें दी गईं। पटना के करीब 1 दर्जन से ज्यादा थानों की पुलिस ने मुहिम चलाकर शराब और शराबियों को पकड़ा और लोगों तक संदेश साफ पहुंचाने के मकसद से शराबियों की परेड भी करा दी। बिहार में शराबबंदी हुए 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और 1 साल के बाद एक अनोखी प्रदर्शनी आज पटना के एसएसपी के कार्यालय में लगी है, क्योंकि शराबबंदी के बाद इतनी बड़ी तादाद में शराब पीने वाले भी पकड़े गए और शराब के खेप भी पकड़े गए। आप देख सकते हैं जो तमाम पुलिस के पदाधिकारी हैं वो मौजूद है और एक साथ यहाँ पर कितने लोग अलग अलग थाने से पहुँचे जहाँ पर शराब पीने वालों के साथ साथ शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। चूहा कांड के बाद से मानो सरकार ने पुलिस को शराबबंदी लागू करने के लिए फ्री हैंड दे दिया है। सवाल प्रतिष्ठा का हो चला है तो पुलिस भी हर मुमकिन कोशिश करती नजर आ रही है। निश्चित रूप से नशा मुक्त पटना, शराब मुक्त पटना, यही हमारा मोटो है ऑपरेशन विश्वास के तहत, और लोगों में विश्वास कायम होना चाहिए। हम लोग जी जान से इसमें मेहनत करेंगे और मेरी लोगों से अपील है कि हम लोगों को सूचना दें, हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस परेड में शराबियों को खड़ा किया गया तो जब्त की गई शराब की खेप भी मीडिया को दिखाई गई। मंगलवार को भी पटना पुलिस इसी तरह एक्शन में नजर आई, जब पुलिस ने 9 लाख लीटर से ज्यादा शराब के ऊपर रोड रोलर चलवा दिया था ताकि न बचे शराब और न सामने आए चूहों के शराब पीने की दलील। रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा को हमेशा अहमियत देने का न सिर्फ वायदा किया बल्कि उसे अमली जामा पहनाने की पुरजोर कोशिश भी की है। तो आइए इस श्रृंखला में जहां हम मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल का आकलन कर रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं देश की रक्षा को लेकर मोदी सरकार ने क्या किया और क्या खोया। मैं
नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं 26 मई को मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे और इन 3 सालों में मोदी सरकार ने जिस क्षेत्र में अपने कदम काफी आगे बढ़ाए हैं वो है डिफेंस। रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार ने न सिर्फ रक्षा सौदों पर ध्यान दिया है बल्कि 1 रैंक 1 पेंशन जैसी लंबे वक्त से रुकी हुई योजना को भी हरी झंडी दिखा दी है। बात अगर रक्षा बजट की करें तो पिछले 3 सालों के अंदर रक्षा बजट में 28,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में मोदी सरकार के आते ही लंबे वक्त से रुके हुए रक्षा सौदों पर भी काम तेजी से शुरू हो गया था। पहले ही साल में मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को क्लियरेंस दिया था। अक्टूबर 2016 में मोदी सरकार ने ब्रिक्स समिट के दौरान रूस के साथ S-400 रॉकेट सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी थी। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। इसके साथ 200 कामोव 226 हेलीकॉप्टर की खरीद पर भी सौदा हुआ था। रूस के साथ भारत ने कुल 39,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की थी। थल सेना के लिए अमेरिका से M777 हॉविट्जर की खरीद पर भी मुहर लगा दी गई। 5,000 करोड़ रुपए का यह सौदा जब पूरा होगा तब थल सेना को पुरानी हो चुकी बोफोर्स तोपों का एक नया और शक्तिशाली विकल्प मिल जाएगा। इसी तरह फ्रांस के साथ राफेल डील पर भारत ने FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में भी अपने कदम आगे बढ़ाए। मोदी सरकार की रक्षा नीति की खास बात यह रही कि इसमें सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम यानी मेक इन इंडिया पर भी गौर किया गया। विदेशों से हथियार और तकनीक का आयात कर उन्हें भारत में बनाने का नियम भी कुछ सौदों के अंदर शामिल किया गया। राफेल और S-400 की डील ऐसे ही सौदों का नतीजा है। शुरुआत हुई है, कुछ इंडियन कंपनीज को, कुछ फॉरेन कंपनीज को ये प्रोजेक्ट दिए गए हैं, कुछ कोलैबोरेशन में प्रोड्यूस करेंगे ताकि हम डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएं। क्योंकि अगर आप इंपोर्ट पे डिपेंड करते हो तो क्रिटिकल टाइम पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में रेल और रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाकर मोदी सरकार ने सेना के लिए ऑपरेशन बेनिफिट पैदा किए। रक्षा क्षेत्र में मोदी सरकार ने सराहनीय कदम उठाए, लेकिन अभी कुछ ऐसी चुनौतियां बाकी हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है। और ऐसी ही एक चुनौती है अर्धसैनिक बलों का आधुनिकीकरण। BSF और CRPF जैसे अर्धसैनिक बल आज सेना के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इनका आधुनिकीकरण बहुत जरूरी है, तो साथ ही बॉर्डर फेंसिंग जैसे पहलुओं को भी मजबूत करना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में एक रहेगा। दिल्ली से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज़ नेशन।